What's up guys, my name is Ritesh and I'm going to be teaching you chapter number 18. इसके हम लोग पहले तीन वीडियोस बना चुके हैं. दिस इज़ द फोर्थ वीडियो टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इफ़ यू हैवंट सीन दोज 3 वीडियोस तो पहले वो जाके देख के आइए एंड देन यूल बी एबल टू मेक सम सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. नाउ इन द लास्ट वीडियो दैट वी डिड हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बना के रखा है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. हम लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर ऊपर से पॉइंट्स देखे थे. आज उसी के बारे में हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस आज देखने वाले हैं, राइट. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लुक एट द 3-tier कंज्यूमर फोरम दैट वी हैव. वी आर गोइंग टू लुक एट कंज्यूमर सोसाइटीज़ एंड प्रोटेक्शन काउंसिल्स का क्या रोल रहता है इन एस्टैब्लिशिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन. किस तरीके से उनके वजह से कंज्यूमर्स अपने आप को आत्मनिर्भर समझते हैं और हाउ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस कम टू सपोर्ट कंज्यूमर्स वेन एवर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देम, वेन एवर दे आर फीलिंग एक्सप्लॉयटेड, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन लुक एट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे आज एक कंज्यूमर बोलता है कि उसको सही क्वालिटी सही प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. सो द गवर्नमेंट इज इंश्योर्ड कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो पुअरेस्ट सेगमेंट है या फिर जो बिलो द पावर्टी लाइन वाले लोग हैं उन लोगों को कुछ सपोर्ट दिया जा सके. एंड लास्टली वी गोना लुक एट अ फ्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स as well as purity and quality that the government has set up at national level as well as international level, right. Now like always प्लीज़ हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें कर दो. बार बार मुझसे प्लीज़ दोहराओ मत ये सब चीज़ें बोलना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता इतना ज़्यादा बोलना. आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हो और इसी सपोर्ट को बढ़ाते रहो. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जो ये वीडियो को शायद व्हाट्सएप पे देख रहे हो या टेलीग्राम पे आपको ये चीज़ फॉरवर्ड हुई है. तो यार एक बार यूट्यूब पे आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखते रहो यार. और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे क्वालिटी का, आपको मुझे वैल्यू करना है, आई मीन यू वांट टू गिव बैक समथिंग टू मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग, देन ऑल आई एम आस्किंग यू फॉर इज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट. अब 3-tier कंज्यूमर फोरम में जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है. ठीक है, अगर आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो. आपके बिहाफ पे आपके फैमिली का कोई मेंबर कंप्लेन फाइल कर सकता है. अगर आपको लगता है दैट आपको ये लीगल मैटर समझ में नहीं आते और आपको किसी की हेल्प चाहिए तो एक कंज्यूमर सोसाइटी या कंज्यूमर फोरम आपके लिए हेल्प कर सकता है. अगर आपको लगता है दैट आपको जिस तरीके से आपके साथ कुछ बुरा हुआ है वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स के साथ बुरा हुआ है और आप लोग एक क्लास एक्शन सूट बनाना चाहते हो. मतलब क्लास एक्शन सूट मतलब क्या, इमेजिन करो आप और आपके जैसे 50 दोस्त आपके जो स्कूल में है उन लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट निकला जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट को ठेस पहुंची है या आप एक्सप्लॉइट हुए हो. तो आप सारे लोगों के बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल हु हैव अंडरगॉन द सेम एक्सप्लॉयटेशन एंड यू कैन रिप्रेजेंट नॉट जस्ट योर सेल्फ बट ऑल ऑफ देम टुगेदर. अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद भी वॉलंटरीली बिना किसी इंसान के सुझाव से खुद भी किसी कंपनी के अगेंस्ट एक कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकती है. सो ये 5 तरीके के लोग थे जो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. अब जब भी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. सबसे पहले वी हैव टू हैव अ प्रॉपर एकदम साधारण और इजी भाषा में, बिना किसी कन्फ्यूजन वाली भाषा में हमें डिस्क्राइब करना है कि भाई हमारी तकलीफ़ क्या है, राइट, हमारी कंप्लेन क्या है. अब जो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं उसका हमारे पास कुछ प्रूफ या एविडेंस होना चाहिए. सो अगर हम लोग किसी कंपनी को या किसी ट्रेडर को अक्यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेजिट स्टेप्स लेने चाहिए, हमें एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए हमारी बात को प्रूव करने का. अब अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रूविंग दैट समबडी इज़ रॉन्ग यू ऑल्सो हैव टू प्रूव योर ओन जेन्युइननेस. आप एक जेन्युइन कंज्यूमर हो, उसका प्रूफ कैसे आप लेके आओगे कि आपके पास बिल है, आपने जो पेमेंट किया था आपके पास उसका काउंटर फोलियो है, अगर आपने चेक पेमेंट किया था तो चेक के डिटेल्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप खुद कोर्ट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और अगर आप लीगल सपोर्ट ले रहे हो किसी लॉयर का तो आपको एक एफिडेविट साइन करके देना पड़ता है. एफिडेविट मतलब क्या, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें बुरी हुई है और मैं अपने इंटरेस्ट को कोर्ट के सामने रखने के लिए इस पर्सन को बोल रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा और मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना, मैं ट्रू एंड फेयर मेरे साथ जो हुआ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ. दैट इज़ वॉट वी टॉक अबाउट एन एफिडेविट. तो जब भी आपको कोई रिप्रेजेंट करता है तो आपका एक एफिडेविट लिख के देना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको बार बार बुलाया नहीं जाएगा बोलने के लिए कि भाई आपके साथ क्या हुआ. तो अगर आपने एक बार एफिडेविट साइन करके दे दिया इसका मतलब ये जो भी एफिडेविट में चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ें सच हैं और उस चीज़ के ऊपर आपने एक स्टैंड लिया हुआ है और आप वो अपनी बात से मुकरोगे नहीं, राइट. सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है आपको एफिडेविट में मेंटेन करना है. एंड लास्ट में जब भी आप कोई भी कोर्ट का जस्टिस चाहते हो सो यू हैव टू पे द लीगल फीस दैट इज़ ड्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जस्टिस,
राइट नाउ। अब एक बार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कंप्लेन कौन फाइल करेगा, किस तरीके से है, तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा द सिस्टम ऑफ द 3 tier कंज्यूमर फोरम। अब ये टॉपिक जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में दिया जा सकता है, बट अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, आई एम टेलिंग यू, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब स्टेप्स क्या है, अगर ये 3 tier कंज्यूमर फोरम है तो हमें किस तरीके से देखना है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और आप इस राइट के अंदर, आपके पास एक राइट टू रिड्रेसल होता है, उस राइट टू रिड्रेसल के हिसाब से आप सामने वाले के पास से कंपनसेशन मांगना चाहते हो, राइट। इसी वजह से आप कोर्ट में आए हो, आपने कंपनसेशन मांगा होगा, सामने वाले ने दिया नहीं होगा और आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है, तभी जाके आप कोर्ट में आए हो। तो आप सबसे पहले असेस करो कि आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना है, ठीक है। अगर आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन 20 लाख से कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना चाहिए। अगर आपका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट फोरम में जाना चाहिए। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका कंपनसेशन क्लेम आप मांगना चाहते हो तो आपको नेशनल फोरम में जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारे कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख से कम पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखना है कि हमारे कंट्री में डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फोरम्स भी हमारे कंट्री में 571 फोरम हम लोगों ने क्रिएट करके रखे हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो 35 फोरम्स हम लोगों ने बना के रखे हैं। अभी 35 याद कैसे करोगे, पता है, एक छोटा सा ट्रिक है। हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज, 28 + 7 कितना हो जाता है, 35। तो आप वैसे याद कर लेना कि 35 स्टेट फोरम्स हम लोगों ने क्रिएट करके रखे हैं। एंड नेशनल लेवल पे भाई कंट्री एक है तो नेशनल फोरम भी एक ही होगा, तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार कंपनसेशन डिसाइड कर लिया, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, स्टेट फोरम में जाना है या नेशनल फोरम में जाना है। अब अगर यहाँ पे जाना है तो एंट्री पे आपको क्या देना पड़ेगा भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ, जेन्युइननेस प्रूफ करो, एफिडेविट दो और कोर्ट की फ़ीस कंपलसरीली आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपका केस का असेसमेंट हो सके। अब कोर्ट ने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया, बट क्या आप ज़रूरी है कि आप उस जजमेंट से खुश हो, नॉट नेसेसरी। तो अगर जो लेवल पे आप गए थे उस लेवल पे जो जजमेंट आपको मिला है उस जजमेंट से आप नाखुश हो तो आपके पास एक अपील करने का ऑप्शन रहता है। सिंपल सी बात है, जब आप स्कूल में जाते हो और आपकी जो टीचर होती है सब्जेक्ट टीचर, उस सब्जेक्ट टीचर ने अगर आपको मार्क्स कम दिए या फिर आपको सब्जेक्ट टीचर से प्रॉब्लम है तो आप कोऑर्डिनेटर के पास जाते हो ना, कोऑर्डिनेटर से प्रॉब्लम है तो वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हो, वाइस प्रिंसिपल से प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल के पास जाते हो। तो एक हायरार्की है, एक लेवल है जिसके अंदर आप कंप्लेन करते हो। सेम तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर आपने सपोज डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक पर्टिकुलर केस फाइल किया था कंपनसेशन का, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपको जजमेंट दिया, आप उस जजमेंट से खुश नहीं हो, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वाले लेवल पे जाके कंप्लेन करो या अपील करो कि भाई ये जो जजमेंट है इससे मैं नाखुश हूँ और मेरे को चाहिए कि आप वापस से मेरा केस चेक करो, बराबर। तो अगर आपको अपील करना है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट को अपील करना होगा इन द स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम, ठीक है। अब जिस पे जजमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, अगर आपको वो केस वापस एक बार ओपन करवाना है, असेसमेंट करवाना है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, मेरे को आप पे विश्वास नहीं, आप जेन्युइन नहीं हो। जब जुडिशरी ने अपना काम ऑलरेडी एक बार कर दिया है, जब एक कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो आपको क्यों लगता है कि आप सही हो, ठीक है, उनकी बात भी गलत नहीं है। तो उनके श्योरिटी के लिए या फिर आप अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसके लिए कोर्ट आपके पास एक रिफंडेबल डिपॉजिट मांगता है कि ठीक है चलो, आप बोलते हो ना कि मेरे को आपका केस वापस सुनना चाहिए, मैं सुन लूँगा, कोई बात नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए थे 20 लाख से कम का क्लेम लेके, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप 5 लाख रुपए का क्लेम लेके गए थे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, बराबर। तो आपको 5 लाख रुपए वसूलने, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपके अगेंस्ट जजमेंट दिया, आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो आप इस जजमेंट को अपील कर रहे हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days टू द स्टेट फोरम। तो आप स्टेट फोरम में जब जाओगे तो वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि भैया आप एक काम करो, आपका जो क्लेम है उसका 50% अमाउंट या फिर 25,000 रुपये, जो भी कम अमाउंट है वो अमाउंट आप कोर्ट के पास डिपॉजिट करवाओ। अगर आप जीत जाओगे, आप कोर्ट में ये केस जीत जाओगे तो आपको ये पैसा वापस दे दिया जाएगा। बट अगर हमको लगा कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है तो डिपॉजिट हम फोरफीट कर लेंगे अपने पास। बात समझ आई आपको? सो द पॉइंट ओवर हियर इज, अगर आपका क्लेम अमाउंट जितना है उस क्लेम का 50% या 25,000 रुपीज़, जो भी अमाउंट कम होता है उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है कोर्ट के पास, ताकि आपका केस वापस से रीओपन हो, आपकी पेशी वापस लगे, ठीक है। अब वही चीज़ आगे भी आपको कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो केस है उसका अपील अवेलेबल होता है इन स्टेट फोरम,
और आपको 50% ऑफ क्लेम अमाउंट या 25,000 दोनों में से जो कम है वो पैसा जमा करवाना पड़ता है। सेम तरीके से अगर आपने स्टेट फोरम में आपका केस अप्लाई किया था और आप उस डिसीजन से ना खुश हो तो आप नेशनल फोरम में जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जाके अपील कर सकते हो विदिन 30 डेज। वहाँ पे भी आपको 50% ऑफ क्लेम या फिर 35,000। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बड़ा है तो डिपॉजिट भी तो ज़्यादा मांगेंगे। और सेम तरीके से अगर आप नेशनल फोरम में आपने अप्लाई किया है और आपको लगता है कि आप ना खुश हो उस जजमेंट से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करवा सकते हो, राइट। और सुप्रीम कोर्ट में अपील आप करवाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्लेम देना पड़ेगा, विच इज़ 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट और 50,000 विच एवर इज़ लोअर। अब ये जो 3 टियर कंज्यूमर फोरम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ ना, उसका एक मुद्दा ये है दैट हमें जितना जल्दी हो सके उतना कंज्यूमर को फ्री कर देना, उसको जस्टिस ला के देना है। तो चाहे आपने कहीं पे भी केस फाइल किया हो, तीनों में से कहीं जगह पे भी, उनका टारगेट ये रहता है कि भाई 90 डेज़ के अंदर अंदर, जिस दिन आपने केस फाइल किया उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको जस्टिस या डिसीजन उनको अपना दे देना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आई होप ये जो 3 टियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो फोरम्स बनाए गए हैं वो आपको समझ में आए हैं, राइट। अब एक बार जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद जिस भी इंसान को जो भी ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर के बेनिफिट में अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर निकला है, तो वो जो ट्रेडर है जिसने मैल प्रैक्टिस किया, जिसने एक्सप्लॉइट किया, उसको जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो कोर्ट का पालन करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेडर ने वो काम नहीं किया तो वो कोर्ट उसको पनिश कर सकती है, पेनलाइज कर सकती है, दोनों। पनिश का मीनिंग क्या है? जेल में डाल देंगे। पेनलाइज का मीनिंग क्या? फाइन लगाएंगे। अगर ज़्यादा नौटंकी किया तो जेल में भी डालेंगे और फाइन भी लगाएंगे, दोनों हो जाएगा उसके साथ, राइट। तो कंज्यूमर केस को ज़्यादा लाइटली में या हल्के में नहीं लेने का। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने कंज्यूमर फोरम के बारे में स्टडी किया ना, उसमें एक चीज़ अपने को दिमाग में खटकी होगी, यार अपना ही जस्टिस लेने के लिए अपने को कोर्ट का फीस पे करने का, अपना ही जस्टिस में अगर जजमेंट गलत है तो उसमें डिपॉजिट भी हमको ही करने का। तो मतलब कंज्यूमर एक्सप्लॉइट भी पहले हो, उसके बाद उसको ऐसा मगजमारी भी झेलना पड़े। अब चलो जिसके पास बहुत टाइम है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो कर भी लेगा, बट गरीबों का क्या? मतलब अगर अपने देश में किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं है, वो कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता, डिपॉजिट नहीं पे कर सकता, तो क्या उसको जस्टिस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, राइट। हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं या फिर जो लोग स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, हैंडीकैप लोग हैं, इन लोगों से कोर्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी पैसा नहीं लेता। दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फीस अंडर सर्टन कंडीशंस, राइट। और उनको अगर ऐसा लगता है दैट वो खुद कोर्ट में नहीं जा सकते और उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कोई एडवोकेट चाहिए जो उनके बिहाफ पे उनका केस प्रेजेंट करे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस के तहत उनको एक लॉयर दिया जाएगा जो उनके लिए कोर्ट में जाके केस प्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है स्पेसिफिकली फॉर दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो शायद ये कोर्ट फीस या डिपॉजिट पे ना कर सके, या फिर जो किसी तरीके से डिसेबल्ड हो, चाहे वो एज के वजह से हो या फिर फिजिकल कैपेसिटी की वजह से हो, राइट। तो आई होप ये 3 टियर सिस्टम आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के ऊपर। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मेन मुद्दा यही है कि जहाँ पे कंज्यूमर को लगता है कि वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, उसको कुछ पुश चाहिए, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो इन दैट केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो कंज्यूमर्स के राइट के लिए, कंज्यूमर्स के हित के लिए लड़ते हैं, राइट। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशंस ये वॉलंटरी एसोसिएशंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए हैं अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये हर जगह पे सेटअप है। तालुका लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है। हर लेवल के ऊपर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आपको मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाननी है वो ये है कि वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन पॉलिटिकल मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका अफिलिएशन नहीं है, तो चाहे आप किसी भी, आपके पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, वो आपको निष्पक्ष सपोर्ट करेंगे। आप बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, वो सब नहीं देखा जाएगा। अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपको अगर हेल्प चाहिए तो वो ये आपको करके देंगे। मोर ओवर इनका मोटिव वेलफेयर के लिए है, कंज्यूमर के हित में है, सोशल मोटिव है इनका। ये लोग पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे, इस वजह से नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने फोर्स करके, किसी ने एम्प्लॉय करके इन लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया, लोग अपने मन मर्जी से इस पर्टिकुलर काउंसिल में आते हैं, इन काउंसिल का मेंबर बनते हैं और अपने अपने जैसे बाकी कंज्यूमर्स की हेल्प करते हैं, राइट। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये सेटअप किए गए? पहली बात ये कि हमारे
कंट्री के अंदर जागरूकता बहुत कम है, पीपल आर नॉट वेरी अवेयर। तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो जो सारे राइट्स हैं, कंज्यूमर एक्ट के सारे पॉलिसीज़ हैं, सारा फ्रेमवर्क है, उसके बारे में एनकरेज करना है लोगों को, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है, वो उनका काम है। दूसरा, जब भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग के साथ इंटरेक्शन होता है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, तो उनका इंटरेक्शन, उनके इंटरेक्शन से उनका फीडबैक गवर्नमेंट तक पहुंचाने में सीपीसी काम करते हैं। तो सीपीसी क्या करेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या करेगा, लोगों का जो फीडबैक है, लोगों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, सो दैट गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम कर सके, राइट। और तीसरी चीज़ ये है कि जब जब किसी कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगी, उसको जस्टिस चाहिए, उसको हेल्प चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उनकी वो मदद करेगा। ये 3 उनके ऑब्जेक्टिव है। अब ये 3 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, वो है उनके फंक्शंस। पहला बोला है वो कंटिन्यूसली कंज्यूमर एक्ट और राइट्स की चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं, सारे प्रोविजंस। हमने देखा था कि जो भी एक्ट होता है ना, उसमें बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो इन चेंजेस को समझना, कौन से व्यू पॉइंट्स को ये कवर करता है, कौन से कंडीशन में किस तरीके से कंज्यूमर को बचाया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में लोग कंटिन्यूसली रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं, राइट। दूसरा है सजेस्ट गवर्नमेंट फॉर नीड ऑफ चेंजेस इन लेजिस्लेटिव प्रोविजन। जब ये लोग इस एक्ट को इतने अच्छे से समझ रहे हैं, राइट्स को इतने अच्छे से समझ रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा कि लोग कहाँ पे, ट्रेडर्स कहाँ पे इस एक्ट के लूप होल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस एक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इसके लूप होल्स को कम करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो है ये गवर्नमेंट को सजेशंस भी देते हैं। तीसरी चीज़ है कंज्यूमर्स में अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक्ट जनरेट कर लेने से ना कंज्यूमर का प्रोटेक्शन नहीं होगा। जब तक कंज्यूमर खुद नहीं चाहता कि उसको प्रोटेक्ट होना है, जब तक कंज्यूमर खुद जागरूक नहीं बनेगा, तब तक कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, सेमिनार्स, कैंपेन्स और अलग अलग टाइप के ये में से गेट टुगेदर्स ये लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों को बताते हैं, जागो ग्राहक जागो जैसे जो स्लोगन्स हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स कंज्यूमर्स कि किस तरीके से आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, आपको अपने ड्यूटीज़ फुलफिल करने चाहिए, और अगर कुछ गलत आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग हमेशा ऑन अ रेगुलर बेसिस, वीकली, बाई मंथली, 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस इशू करते हैं। पब्लिकेशन मतलब क्या, ये मैगज़ीन्स हैं। इन मैगज़ीन्स को पढ़ के, मैगज़ीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा लोगों तक ये जागरूकता के बारे में इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, राइट। कौन से मैगज़ीन्स हैं, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, और भी बहुत सारी। तो अगर आपको ये सारे नाम दिए जाएँ तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका मेन इंटेंशन क्या है। The main intention of this is to spread consumer awareness across a wider variety of people so that consumers don't get exploited. उनका इंटरेस्ट हमेशा ही प्रोटेक्ट रहना चाहिए। आफ्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हमें देखना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। आज एक्सप्लॉयटेशन का एक और तरीका यह है कि सही क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दाम पे लोगों को नहीं मिल रहा, और इसका सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ता है ऑन बिलो द पावर्टी लाइन फैमिलीज़ और जो लोग पुअर होते हैं उन लोगों को। तो पीडीएस सिस्टम गवर्नमेंट ने 1947 में लॉन्च किया था, जहाँ पे उनका लॉजिक ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज़, जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जीवन जरूरियातनी वस्तुओं, आ बधी वस्तुओं जो है ए बीपीएल फैमिलीज़ ने, जो बिलो द पावर्टी लाइन वाली फैमिलीज़ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी चाहिए, और एल्स जो बहुत ही कम इनकम वाले लोग होते हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस पे देना चाहिए। बिलो लो इनकम ग्रुप मतलब क्या, वो पावर्टी लाइन से तो ऊपर है बट अभी भी इतने ऊपर नहीं है कि वो सारा का सारा चीज़ें अफोर्ड कर सके, तो उनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे चीज़ें मिलनी चाहिए, जबकि जो बिल्कुल ही गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन, उनको तो चीज़ें फ्री में दे देनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं, थ्रू राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स। अब राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स या पीडीएस सिस्टम के बारे में भी हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। आई होप आप हमारे साथ वो सारे चैप्टर से जुड़े हुए हो, तो आपको ये चीज़ें समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, राइट। इन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं या फिर सब्सिडाइज्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट यू गेट इन द ओपन मार्केट। तो आप नॉर्मली अगर किसी रेगुलर किराने की दुकान में जाओगे तो जिस रेट पे आपको चीज़ें मिलेगी उसके कंपैरिजन में फेयर प्राइस शॉप में काफ़ी सस्ते दामों पे आपको वही चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी और सस्ते में मिलेंगी। इस तरीके के फेयर प्राइस शॉप्स हमारे कंट्री में 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स है, क्योंकि हमारे कंट्री में आबादी भी बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों तक हमें ये फैसिलिटीज़ पहुँचानी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने हमें शॉप्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिस्टम्स ऑफ वेट मेजर्स एंड प्योरिटी। अब सिंपल बात यह है दैट हम लोगों को
लोगों को जागरूक करवाना है. एज इन द इंटेंशन ऑफ द एक्ट, द इंटेंशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज़ ऑलवेज बीन टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट हाउ दे शुड चूज द राइट प्रोडक्ट by reading the information and by assessing whether the product is right for them or not. So the same way गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी, क्वांटिटी एज वेल एज प्योरिटी को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स क्रिएट कर दिए गए और उन्हीं बेंचमार्क्स के बारे में हम लोगों को समझना है. तो पहली जो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे वो है ISI मार्क या BIS मार्क. अब ISI एंड BIS जो है वो एक ही है, सिर्फ नामकरण चेंज कर दिया गया है. तो ISI जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था 1947 में, जहाँ पे प्राइमरी हमारा मोटिव ये था कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, जो जो चीज़ें फैक्ट्री में बनेगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग ये ISI मार्क जो है वो लगाएंगे, राइट. क्योंकि पहले के ज़माने में कैसा होता था ना, जब 1947 का पीरियड है, हम लोग जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे, तब काफ़ी ज़्यादा काम फैक्ट्री में हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हैंड से हो रहा था, मैन्युअली हो रहा था. तो जो जो चीज़ें फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री में तो मशीन चीज़ बनाता है. अगर मशीन ने एक बार वो सिस्टम ढंग से बना लिया तो वो बार बार वही ढंग से वो सिस्टम में काम करेगा. इंसान तो इम्प्रूव हो सकता है, इंसान के क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, बट इंडस्ट्रियल गुड्स में एक ही टाइप का क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन का आउटपुट फिक्स होता है, वो एक ही तरीके से काम करता है. तो अगर वो क्वालिटी नॉर्म्स को मीट करता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट, तो हम उसको ISI मार्क दे देते थे, सेइंग दैट इस तरीके का आउटपुट मार्केट में जाने के लिए सेफ़ है, लोगों को सही क्वालिटी का मटेरियल जो है वो मिल रहा है. अब 1986 में हम लोगों ने ISI का नामकरण करके इस ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम कर दिया एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट. अब जहाँ जहाँ पे ये BIS मार्क लगता है या ISI मार्क लगता है, दैट इज़ एन अश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी. अब BIS में जब हम लोगों ने 1886 में जब हम लोग ने नामकरण किया, ISI का नाम हमने BIS किया, तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आगे बढ़ के और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. जैसे हम लोग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कवर यहाँ पे करना शुरू कर दिया, राइट. और जहाँ जहाँ पे BIS या ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का अश्योरेंस देता है, वहाँ वहाँ पे उन प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क लगाना ज़रूरी हो जाता है. अब जिस तरीके से ISI मार्क यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या कॉमन यूज प्रोडक्ट्स का है ना, सेम तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर, इसके ऊपर भी ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है. तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर की प्योरिटी को भी जस्टिफाई करता है, राइट. बट जिस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स के लिए ISI मार्क था, वैसे ही BIS ने गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हॉलमार्क ये अलग से डिफाइन किया हुआ है. तो अब जो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती है जो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, राइट. फर्स्ट इज द BIS मार्क. BIS मार्क इज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी की बॉस, ये सही क्वालिटी का मटेरियल आपके साथ, गोल्ड में कोई चोरी नहीं कर रहा है. द क्वालिटी ऑफ गोल्ड विच हैज़ बिन प्रॉमिस्ड टू यू, वही गोल्ड आपको मिल रहा है, राइट. दूसरा है प्योरिटी नंबर. आज गोल्ड में भी अलग अलग कैरेट्स होते हैं, 18 कैरेट, 20, 22, 24 कैरेट, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन आपका गोल्ड कितना प्योर है, उस हिसाब से उसका एक प्योरिटी नंबर डिफाइन होगा. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, अगर आपका 22 कैरेट गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट है तो उसके हॉलमार्क नंबर के अंदर 916 ये कोडिंग होना चाहिए, राइट. अगर 916 ये कोड का एक पार्ट है, इसका मीनिंग ये है कि ये 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट है. एंड लास्ट में है अल्फ़ाबेट. तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर हॉलमार्क के साथ, जहाँ पे अल्फ़ाबेट विल डिफाइन द ईयर इन विच दिस प्रोडक्ट हैज़ रिसीव्ड इट्स मार्किंग, राइट. जैसे एक एग्जांपल के लिए, जहाँ जहाँ पे जिस पर्टिकुलर ऑर्नामेंट पे J बना हुआ है, वो J स्टैंड्स फॉर द ईयर 2008, ठीक है. अब 2020 का कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ कमेंट में मत लिखना. आपको सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, उस अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के हिसाब से हम लोग जस्टिफाई करते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है. आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं एग मार्क के बारे में. एग मार्क जो है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अब जब भी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर मार्क को जस्टिफाई करते हैं, तो उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसका रिकग्निशन लाया जाता है बाय क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एक्ट. तो जब हम लोगों ने ISI मार्क की बात करी थी, तो वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स था. वैसे ही तरीके से जब हम लोग यहाँ पे एग मार्क की बात कर रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय एन एक्ट कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937, ठीक है. तो पहले क्या आया, ISI मार्क आया कि एग मार्क आया? पहले एग मार्क आया. एग मार्क 1937 में आया, ISI 1947 में आया. 10 साल का गैप है, वो थोड़ा सा डेट में ध्यान में रखना है आपको.
अब ये एग मार्क लगता किसके ऊपर है? फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, द नेम इन इटसेल्फ सजेस्ट एग्रीकल्चरल मार्क, एग मार्क। तो जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर वाला प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें, एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपको इस लेवल से नीचे के आपको आउटपुट देना नहीं है बाहर कहीं पे भी। आज एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो जाता है। हमारा कंट्री एग्रीकल्चर से बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। तो अगर हमारा कंट्री से बाहर कोई आउटपुट जा रहा है तो उसका क्वालिटी अश्योरेंस होना, एक मिनिमम स्टैंडर्ड मीट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंट्री का इमेज जा रहा है उस प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो सेम वे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अब जो कंपनीज जो आउटपुट स्टैंडर्ड को मीट करता है, फॉलो करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर एग मार्क लगाया जा सकता है, राइट। अब ये अगर हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए नहीं हुए चेक करवाना पड़ेगा ना, तो वो चेक कौन करेगा? कौन देगा परमिशन कि एग मार्क लगाना चाहिए? तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये एक पर्सन है, एक पोजीशन है, एक ऑफिस है, जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे उनको बोल सकते हो दैट हमारा ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट है और हमें एग मार्क का परमिशन चाहिए। तो आप हमारा आओ, फैक्ट्री पे आओ, प्रोडक्ट चेक करो, हमारा क्वालिटी अश्योरेंस देखो एंड हमें परमिशन दो एग मार्क लगाने का, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हैं, स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करता है वो एग मार्क लगा सकता है, और फॉलो किए कि नहीं किए वो चेक कौन करेगा, परमिशन कौन देगा? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस देगा। तो एग मार्क की बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े और स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हमारे कंट्री के अंदर फॉलो किए जाते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। फर्स्ट है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO। ये साइन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे देखा होगा, जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रूट कंटेंट है, तो चाहे वो जैम हो, जूस हो, स्क्वॉश हो, या फिर टिन के अंदर पैक किए हुए सारे फ्रूट्स। जैसे आपको पता होगा पाइनएप्पल, पैक किया हुआ पाइनएप्पल भी मिलता है टिन के अंदर डाला हुआ स्लाइस करके। तो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी FPO का मार्क लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई वुलन प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो, वुलन गारमेंट्स, उसके ऊपर वुल मार्क लगता है। अगर आप मीट प्रोसेसिंग का कोई भी आउटपुट कंज्यूम कर रहे हो तो उन सब चीज़ों के ऊपर मीट, मटन, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर MPO का मार्क लगता है, राइट। फिर हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये HACCP, ये जो चीज़ है वो किस पे लगता है? प्रोसेस्ड फूड के ऊपर। कोई भी चीज़ जो पैक करके, प्रोसेस करके आपको डिलीवर करी जाए, उन सारी चीज़ों के ऊपर HACCP का मार्क लगता है। तो अभी फूड के चक्कर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हम लोगों ने देखा HACCP, अगर उसमें फ्रूट डला है तो उसमें FPO है, राइट। एंड लास्टली हम लोगों ने देखा जो इससे पहले जो एग मार्क था, एग मार्क प्रोसेस्ड फूड पे आता है कि ग्रेन्स वगैरह पे आता है? ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ये सब चीज़ें जो है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर एग मार्क लगता है। बट उस चीज़ को जब आप एक कमर्शियल कमोडिटी में कन्वर्ट करते हो तो उस पर FPO या HACCP लगेगा। तो जो रॉ फॉर्म है एग मार्क, प्रोसेस्ड फॉर्म FPO या HACCP, दिमाग में ध्यान में रखना है। लास्ट में आ जाते हैं इको मार्क के ऊपर। अब हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या सोचा कि हम लोग जिस भी तरीके का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं ना, क्वालिटी आउटपुट बनाना तो ज़रूरी है, बट साथ साथ जब भी हम लोग ये प्रोडक्शन करते हैं, क्वालिटी आउटपुट जनरेट करते हैं, तब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं हम लोग। तो एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे कंट्री में, जैसे सोप, डिटर्जेंट, पेपर, इन सब के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है वो चीज़ चेक करने के लिए हमें इको मार्क मिलता है। तो अगर आप सारे स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कम से कम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट को इको मार्क भी मिलेगा, विच इज़ अ जस्टिफिकेशन और अ साइन दैट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, वो लीस्ट एनवायरमेंटल डैमेजिंग है। तो जब आप प्रोडक्ट कोई भी खरीदो, अगर आपको इको मार्क वाला प्रोडक्ट दिख रहा है, तो यू शुड फील प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट आप एक ऐसे कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो, एक ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो जो एनवायरनमेंट में कम से कम पोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो मार्क्स थे हम लोगों ने समझे। इधर तक जितने भी हमने मार्क्स देखे थे ना गाइस, वो सारे मार्क्स थे इंडिया लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। बट इंडिया में हम लोगों ने 1991 के बाद हम लोग ग्लोबलाइज हो गए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं आज। तो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन थोड़े अलग होते हैं। उसमें से हम लोगों को दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टडी करना है, विच इज़ ISO एंड CAC, ठीक है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे इंडिया में BIS है, इंटरनेशनल लेवल पे ISO है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया था 1947, वेरी सिमिलर टू BIS,
नहीं, ISI, BIS तो बाद में हुआ 86। ISI जो था वो 1947 में हुआ और ISO इंटरनेशनल लेवल वाला भी 1947 में हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड में है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वगैरह को चेक करके सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखती है, आपके टेक्स्ट बुक में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सीरीज़ 9000 मेंशन किया है, जो बिल्कुल गलत है। आई रिपीट, ISO 9000 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो गलत है, आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हो। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 14001 सीरीज़ का सर्टिफिकेशन है जो लगता है फॉर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। किस तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम करता है। ये सेम चीज़ CBSE के टेक्स्ट बुक में भी है इन द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अगर आपका कोई दोस्त CBSE में है आप उससे पूछ सकते हो, NTPC वाले केस स्टडी के अंदर इसका मेंशन किया हुआ है, आप उससे बोल देना, राइट। बट आपको ध्यान में रखना है कि 14001 इज़ द करेक्ट ISO नंबर, 9000 की जो सीरीज़ है वो गलत है, ठीक है। सो प्लीज़ डिस्कस दिस विथ योर स्कूल टीचर्स ऑल्सो, उनको भी ये नोटिस करवाओ, आप भी गूगल करो, थोड़ा रिसर्च करो तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। 9000 वाली जो सीरीज़ है वो क्वालिटी ऑफ वर्क में है, एनवायरमेंटल में नहीं है, कि हम किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड का काम हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है, वो है ISO 9000, ठीक है, ना कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जो ISO 14001 है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो स्टैंडर्ड है, दैट इज़ गोइंग टू एंश्योर कि भाई हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट है वो कम से कम होना चाहिए। वेरी सिमिलर टू इको मार्क जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब ये ISO वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आज इंडिया की किसी कंपनी को ये ISO मार्क चाहिए तो क्या वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड उड़ के जाके परमिशन मांगेगा? बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो ISO के साथ अगर आपको ISO वाला सर्टिफिकेशन चाहिए इंडिया में बैठे बैठे, तो आप BIS के ऑफिस में जाके भी वो सर्टिफिकेशन प्रोक्योर कर सकते हो। तो BIS क्या करेगा, अगर कोई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ISO सर्टिफिकेशन चाहिए, वो ISO द्वारा सेटअप किए गए स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा और ISO सर्टिफिकेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा, ठीक है। तो आपको ISO जो है वो समझ में आया। नाउ वी लुक एट CAC विच इज़ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, बहुत भारी भरकम नाम है, ठीक है। बट जिस तरीके से हम लोगों ने आगे HACCP देखा था, FPO देखा था, एगमार्क देखा था, ये सब किसके रिलेटेड है? फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। यहाँ पे भी जो CAC है, CAC को भी फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स के लिए ही बनाया गया है। नाउ दिस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वॉज स्टार्टेड इन 1963 और ये दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के ये एक सिस्टम क्रिएट किया था। दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? फर्स्ट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फेमस है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता गूगल करो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो, बट ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। तो CAC ये जो सिस्टम है इसको एस्टैब्लिश किया 1963 बाय FAO एंड WHO। जिस तरीके से हमने ISO का हेडक्वार्टर देखा था वैसे हमें CAC का हेडक्वार्टर याद करना पड़ेगा। ISO जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, वैसे ही इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली। Rome is the capital of Italy, right? And this particular organization has been set up for creating standards of quality in food and food products. तो ये फूड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स गाइडलाइंस वगैरह इशू करता है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर रह के अगर आपको CAC सर्टिफिकेशन चाहिए किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए तो आपको किसको कांटेक्ट करने का? तो जैसे हम लोग ISO सर्टिफिकेशन के लिए BIS वाले के पास जाते थे, तो अगर आपको CAC चाहिए इंडिया में बैठे बैठे तो आपको जाना है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया के पास। वो क्या करेगा? इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेगा ये CAC सर्टिफिकेशन दिलवाने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी जो है वो ख़त्म होते हैं और इसके साथ अपना चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई हो। थोड़ा वक्त दीजिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, मेमोराइज़ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डेडिकेटेडली नोट्स बनाएंगे तो काम डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप कमेंट कर करके बहुत परेशान करते हो यार कि नोट्स दे दो, PDF दे दो, ये तो करो वो करो। लिख लो यार, मई तक टाइम है, काफ़ी टाइम है, आसानी से हो जाएगा। लिख के करोगे याद भी रहेगा, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।